महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी ने सरकार से बहुत बड़ा सवाल किया। क्या सवाल पूछा? एलआईसी के ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी क्या है? पूरे दिन आपने नवनीत राणा वाली खबर जरूर देखी होगी, लेकिन बहुत सारी खबरें अभी भी बाकी हैं। क्या आपको पता है कि दिल्ली हिंसा में पीएफआई कनेक्शन की बात कहां से सामने आई? लखनऊ में एक कार शोरूम में आग कैसे लगी? अगर आप गर्मी में हिमाचल जाने वाले हैं तो एक अच्छी खबर आपके लिए है। मुंबई से आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको अगले घंटे में दूंगा। नमस्कार, मैं अमित सिंह, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस घंटे की वीडियो ब्रेकिंग। और बड़ी खबर यह है कि क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी ने सरकार से बहुत बड़ा सवाल किया है। साक्षी धोनी ने पूछा कि जब लोग इतना टैक्स भर रहे हैं तो झारखंड में बिजली क्यों नहीं है? झारखंड में बिजली कटौती पर धोनी की पत्नी साक्षी का गुस्सा फूटा है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और पिछले कुछ दिनों से लगातार बिजली कटौती से यहां की जनता, लोग परेशान हैं। और अगली बड़ी खबर अलवर से। अलवर के एसडीएम को निलंबित कर दिया गया। एसडीएम केशव कुमार मीणा अपने पद से निलंबित कर दिए गए हैं। अलवर में मंदिर पर बुलडोजर का यह मामला है। टाइम्स नाउ नव भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। 300 साल पुराने शिव मंदिर को ढहा दिया गया, गिरा दिया गया, जिसके बाद टाइम्स नाउ नव भारत ने यह बड़ी खबर प्रमुखता से दिखाई थी और उसका असर भी हुआ है। अलवर के एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम का नाम केशव कुमार मीणा है, जिन्हें उनके पद से बर्खास्त किया गया है। अलवर में मंदिर पर जो बुलडोजर चला था, उस मसले पर इन पर बड़ी कार्रवाई हुई। मेरे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। भंवर, हमारी खबर का असर हुआ है और अब कार्रवाई भी हुई है। जी बिल्कुल, खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। मंदिर तोड़ने के विवाद के मामले पर ही एसडीएम केशव कुमार मीणा को सस्पेंड किया गया, ऐसा माना जा रहा है। और लगातार जिस तरह से टाइम्स नाउ नव भारत और टाइम्स नाउ की खबर जो है वो सुर्खियों में रही इस मामले को लेकर, और सरकार में भी काफी उथल पुथल उस मामले को लेकर रही थी, जिसमें आज केशव कुमार मीणा सस्पेंड कर दिए गए हैं। राजगढ़ अलवर के एसडीएम है केशव कुमार मीणा। और मैं आपको बता दूं कि जो नगर पालिका ने जो प्रस्ताव पारित किया था, उसके बाद इन्होंने ही उसको प्रशासनिक अनुमति देते हुए वहां पर पुलिस जाब्ता तैनात करवाया। जाब्ता तैनात कराने के बाद में वहां जो मंदिर थे उनको तोड़ा गया, दुकानें तोड़ी गई, मकान तोड़े गए, और उसको टाइम्स नाउ ने बहुत ही प्रमुखता के साथ टाइम्स नाउ नव भारत वहां बना रहा। और हमें दिखाया कि किस तरह लोग वहां परेशान थे। लोगों के दुकान चले जाने से उनके रोजगार खत्म हो गए थे, बच्चे पढ़ने के लिए परेशान हो रहे थे, बोर्ड की एग्जाम चल रही है, ऐसे में लोग बहुत परेशान थे। और हमने दिखाया किस तरह से वहां लोग रो रहे थे और जबान पर दर्द सामने आ रहा था। तो उसको ध्यान में रखते हुए जब सरकार को लगा कि हो सकता है कि उनका वोट बैंक इसमें प्रभावित होगा, तो उन्होंने ये कहा जा सकता है कि सरकार एकदम से बैकफुट पर आई है और उन्होंने इतिश्री कर ली है अपने इन तमाम कार्यों की, ये करते हुए कि एसडीएम केशव कुमार मीणा को आज सस्पेंड कर दिया गया और कार्मिक विभाग ने उनकी सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिए हैं, जो कि हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जी ठीक है भंवर, क्या एसडीएम केशव की ओर से किसी तरह की प्रतिक्रिया आई है? क्या कोई सफाई आई है उनकी तरफ से? देखिए, वो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और अधिकार जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, राज्य सरकार के आदेशों की पालना करना उसका प्रथम दायित्व है। ऐसे में फिलहाल केशव कुमार मीणा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन जब ये सारी चीजें तोड़ी गई थी, उस वक्त जब हमने उनसे बात की तब उन्होंने कहा था कि वो सरकारी आदेश का पालना कर रहे हैं। तो ऐसे में अब उनका सस्पेंशन होना, कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार बैकफुट पर आ रही है। जो फैसले सरकार ने लिए, इतने दिनों से उनके मंत्री और तमाम लोग जो वहां जा रहे थे, वो सब यही कह रहे थे कि ठीक है, ये सारी चीजें जो हुई हैं वो ठीक हुई है, उसमें कुछ गलत नहीं है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। वहां के विधायक जोरीलाल मीणा उस बात पर हामी भरते नजर आए थे। और जब हमने उनसे बात की थी तब भी उन्होंने यही कहा था कि जो कार्रवाई हुई वह उचित है। लेकिन अब अगर ये कार्रवाई उचित है तो फिर एसडीएम केशव कुमार मीणा की सस्पेंशन, बड़ा सवाल यही है कि एसडीएम सरकारी आदेश का पालन करते हैं। सरकार ने आदेश ही क्यों दिया? क्या उनको पहले से नहीं पता था कि उस इलाके में मंदिर है? और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब इसका सारा ठीकरा एक अधिकारी पर फोड़कर सरकार डैमेज कंट्रोल में लगी है, ये कह सकते हैं?
जी बिल्कुल, ये सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि सरकार जिस तरीके से अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए एक अधिकारी पर उसका ठीकरा फोड़ा गया है, क्योंकि अधिकारी पालना वही करते हैं जो सरकारी आदेश होते हैं, जो राजनीतिक दबाव होता है, अंडर प्रेशर ऑफ पॉलिटिक्स जो ऑफिसर्स होते हैं वो काम करते हैं। ऐसे में जिस तरीके से सरकार ने पहले सरकार के नुमाइंदे जो थे, चाहे वो वहां के स्थानीय विधायक रहे हों, चाहे वो अन्य लोग रहे हों, जिस मीडिया ने बात की उन्होंने कहा था कि कार्रवाई उचित है। अगर कार्रवाई उचित है तो फिर सस्पेंस का कारण क्या है, ये भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए। आपको इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर बता देता हूं। LIC का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर आने वाला है। 4 मई को यह IPO आएगा। सरकार LIC में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेच रही है। देश में लाखों लोग LIC के IPO का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक मिनट में जानिए कि अगर आपको LIC का IPO खरीदना है तो वो कैसे खरीदेंगे। सबसे पहले ये जान ले कि अगर आप LIC के कस्टमर हैं, मतलब आपके पास LIC की पॉलिसी है तो भी और नहीं है तो भी आप IPO खरीद सकते हैं। जिसके पास पॉलिसी है उसके लिए शर्त क्या है वो समझिए। आपका पैन कार्ड आधार से लिंक होना चाहिए। आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट से पैन लिंक होना चाहिए। अगर पहले से डीमैट अकाउंट है तो नए अकाउंट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिसी वाले 2 लाख से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते। बस तैयार रहें, पैसों का इंतजाम कर लें, क्योंकि एक बार आप पैसा लगा देंगे तो जब तक पॉलिसी नहीं मिलेगी आप अपने पैसे का विड्रॉल नहीं कर सकते। की बड़ी खबर का जो राजस्थान से आ रही, जहां पर परीक्षा में सवाल का मामला सामने आया है। दरअसल 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस के पेपर में 6 सवाल कांग्रेस की उपलब्धियों पर पूछे गए थे। इस मामले में HRD मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है, जवाब तलब किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चौथी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि राजस्थान में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस के पेपर में 6 सवाल कांग्रेस की उपलब्धियों पर पूछे गए थे, जिसके बाद HRD मिनिस्ट्री हरकत में आया। मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से इस बाबत सवाल जवाब किया है। और अब आपको दुनिया भर से आए कुछ चुनिंदा वीडियो दिखाते हैं, वीडियो भी और पूरी खबर भी। अंधेरी रात में उठती आग की लपटों की ये तस्वीर एक तेल डिपो की है, जहां भीषण आग लगी। आग का ये वीडियो रूस के ब्रांस इलाके का है, जहां रात में अचानक विस्फोटों के साथ आग लग गई। तेल डिपो में आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें दूर से भी देखी जा सकती थी। तेल डिपो में लगी आग ने उस वक्त और भयानक रूप ले लिया जब यह आग तेल डिपो से बाहर फैल गई और फिर इस आग की जद में पेड़, पौधे, जंगल सब आने लगे। वहीं रिहायशी इलाकों में भी आग को लेकर भय का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि आग की लपटें धीरे धीरे रिहायशी इलाकों की तरफ भी फैलने लगी थी। रात में लगी आग दिन में भी लगातार जारी रही। इस दौरान तेल डिपो के 2 जगहों पर आग साफ दिखाई दी। आसमान में धुएं का उठ रहा बवंडर साफ गवाही दे रहा था कि यह आग सब कुछ खाक कर देने पर आमादा थी। रूस के ब्रांस्क में जिस जगह यह आग लगी थी वो इलाका यूक्रेन से लगभग 290 मील की दूरी पर था। जमीन पर आग की लपटें, आसमान में धुएं का गुबार, चारों तरफ आग और धुआं। तस्वीरें उत्तरी न्यू मैक्सिको की हैं, जहां जंगल में भीषण आग लगी हुई है। तेज हवाओं के साथ आग की लपटें बढ़ती ही जा रही हैं। जैसे जैसे हवाएं चल रही हैं, आग पूरे जंगल में फैलती जा रही है। आग को बुझाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। ये खुशी शानदार जीत की है। ये जश्न जानदार विजय का है। समर्थकों में ये उत्साह फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने का है।
उत्साह और जश्न की ये खुशी उस वक्त की है जब टीवी स्क्रीन पर फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आ रहा था। जैसे ही टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया कि इमैनुअल मैक्रोन दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीत गए, वैसे ही उनके समर्थक जश्न के साथ झंडा लहराने लगे। मैक्रोन को 58.2% वोट मिले। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी दक्षिणपंथी नेता मैरिन ले पेन को हराकर ये जीत हासिल की है। जीत के बाद इमैनुअल मैक्रोन खुद समर्थकों के पास पहुंचे और अपने समर्थकों का साथ देने के लिए शुक्रिया भी कहा। पहली नजर में ये आपको आतिशबाजी लगेगी, लेकिन ये आतिशबाजी नहीं बल्कि विरोध प्रदर्शन है। विरोध प्रदर्शन है फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की जीत का, जिसे दक्षिणपंथी गुट पचा नहीं पाया और फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने उतर आया। राष्ट्रपति चुनाव में मैक्रोन से हारी मैरिन ले पेन के समर्थक उस वक्त उग्र हो गए जब उन्हें पता चला कि मरीन हार गई हैं। इसके बाद मरीन के समर्थक सड़कों पर बवाल काटने लगे, साथ में लाए पटाखों को प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल करने लगे। उग्र समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। उग्र समर्थकों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। आर्थिक तबाही झेल रहे देश का ये हाल है, बर्बाद हो रहे देश का ये हाल है। देश भर में कोहराम है, सड़कों का बुरा हाल है। ये तस्वीरें यूक्रेन रूस सीमा के पास की हैं, जहां पर रूस ने अपनी सबसे खतरनाक टैक्टिकल मिसाइल स्कैंडर को तैनात किया। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसे जमीन के भीतर इंस्टॉल किया जा सकता है ताकि दुश्मन के रडार इसे पकड़ ना पाए और मौका देखते ही ये जमीन से बाहर आकर दुश्मन के ठिकाने को तबाह और बर्बाद कर दे। स्कैंडर की सबसे खास बात यह है कि इसे कहीं भी आसानी से लाया ले जाया जा सकता है। रशियन आर्मी ने अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान यूक्रेन के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया है। और आज से नेवल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही, जो 4 दिन तक चलेगी। उसमें क्या हुआ, पाकिस्तान की साजिश वाली बोट कहां पकड़ी गई, उससे क्या मिला, नागपुर से जयपुर तक आग से हड़कंप क्यों मचा हुआ है, देश भर से आए कुछ चुनिंदा ब्रेकिंग वीडियो और पूरी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात एटीएस के साथ एक संयुक्त अभियान में अरब सागर के भारतीय हिस्से में एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा। इस नाव पर 9 लोग सवार थे। अल हज नाम की ये पाकिस्तानी नाव लगभग 280 करोड़ रुपए की हेरोइन ले जा रही थी। इसे अधिकारियों ने जब्त कर लिया। आगे की जांच के लिए इस नाव को जखाऊ लाया गया है। गुजरात एटीएस को कथित तौर पर पाकिस्तान से तस्करी की जा रही दवाओं के बारे में जानकारी मिली और इंडियन कोस्ट गार्ड की मदद से सीमा पार से आ रही नाव को पकड़ लिया गया। ये तस्वीरें देश की नौसेना की ताकत को बयां करती हैं। नौसेना किस तरह से समंदर की निगहबानी कर रहा है, ये तस्वीरें जताने और बताने के लिए काफी है। इंडियन नेवी की नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है, जो 4 दिनों तक चलेगी। ये पहली दफा है जब विदेश मंत्री भी नौसेना कमांडर्स के सम्मेलन में शामिल हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। भीषण आग की लपटें, चारों तरफ आग का भयानक रूप। तस्वीरें नागपुर की हैं, जब ग्रामीण इलाके के काटोल में फर्नीचर वर्कशॉप जलकर खाक हो गया। इस भयानक आग की लपटों के बीच एक 88 साल के बुजुर्ग शख्स फंस गए, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये भीषण आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। धीरे धीरे आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि पूरा वर्कशॉप कुछ ही घंटों में जलकर खाक हो गया।
लाखों का माल स्वाहा हो गया। आग बुझाने के लिए पूरी कोशिश की गई, बावजूद इसके आग को बुझाने में तकरीबन 2 घंटे तक लग गए, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। बहुमंजिला इमारत में भीषण आग, आसमान में धुएं का गुबार। हादसा कितना भयानक है, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। भीषण आग की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक कार के शोरूम की है। इस इमारत में तीसरी मंजिल पर लग्जरी गाड़ियां खड़ी की जाती हैं। तीसरी मंजिल पर ही कार और स्पेयर पार्ट्स का सेक्शन है। पहले आग लगी, फिर तेज हवाओं को उसका साथ मिला और आग ने अपनी रफ्तार ही बदल डाली। धीरे धीरे आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि 5 लोग आग के बीच फंस गए। उन्हें रेस्क्यू करने की तस्वीरें देखिए। दमकल कर्मी मौके पर हैं और एक एक कर उन्हें आग की लपटों से निकाला जा रहा है। लोगों की जान तो बचा ली गई, लेकिन कार का शोरूम बुरी तरह से जलकर खाक हो गया। घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। धू धू कर जलती बस। भीषण आग में बस जलकर पूरी तरह से खाक। लेकिन इस बस में आग अपने आप नहीं लगी, बल्कि माओवादियों ने बस को आग के हवाले कर डाला। तस्वीरें आंध्र प्रदेश की हैं, जब ये बस अल्लूरी सीताराम राजू जिले के चिंतूर एजेंसी इलाके से गुजर रही थी। तभी माओवादियों ने यात्रियों से भरी इस बस पर हल्ला बोल दिया। माओवादियों ने लोगों में दहशत फैलाने की पूरी कोशिश की, उन्हें बस से नीचे उतार दिया, फिर बस को आग के हवाले कर दिया। इस बस में 25 लोग सवार थे। बीच जंगल में यात्रियों के बस से उतरने के बाद उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, धुएं का गुबार आसमान में छा रहा है। तस्वीरें जयपुर के छोटवाड़ा इलाके की। यहां पर एक टेंट की दुकान में भीषण आग लगी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन इस हादसे में काफी नुकसान हुआ है। और 17 सेकंड का जानलेवा हादसा, कहां मीटिंग के बीच मारपीट हुई, आगे बहुत कुछ है। और ब्रेकिंग वीडियो पूरी खबर के साथ आपको दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो आपको अंदर तक झकझोर देगा। दर्दनाक हादसा देख आप भी सिहर जाएंगे। दर्दनाक हादसे का ये वीडियो मध्य प्रदेश के सागर का है, जहां 17 सेकंड में एक अच्छे खासे युवक को मौत ने अपनी आगोश में ले लिया। दरअसल सागर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की बाइक रैली थी। इसी बाइक रैली में बाइक सवार इन युवकों को पता नहीं था कि अगले चंद सेकंड में इनका मौत से सामना होने जा रहा है। बाइक सवार युवक तेज रफ्तार में रैली में जा रहे थे, तभी रास्ते में एक मवेशी आ गया। जब तक ये संभल पाते, तब तक इनकी बाइक मवेशियों से टकरा गई। बाइक चलाने वाला और पीछे बैठा हुआ युवक हवा में उड़कर सड़क पर आ गिरा। पीछे जो युवक बैठा था, वो पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार के नीचे आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहा युवक भी गंभीर रूप से घायल है। राजस्थान के भरतपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां बेटे की शादी में बंदवारा निकालने और डीजे बजाने को लेकर एक दलित परिवार के साथ मारपीट की गई। भरतपुर के नंदेरा गांव में एक विशेष समुदाय के लोगों ने शादी के कार्यक्रम में लड़के का बंदवारा निकालने को लेकर विरोध जताया। जब परिवार ने बात मानने से इनकार किया, तो आरोपियों ने गालियां देते हुए परिवार के साथ मारपीट की। मारपीट इसलिए कर डीजे के ऊपर, अब बनवारा कैसे निकाल रहे, कैसे डीजे बजा रहे, तो इसलिए मारपीट की उनने। पीड़ित परिवार ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, लेकिन परिवार का यह आरोप है कि मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पहले जुबानी जंग, फिर हाथापाई, बात नहीं बनी तो घूसों की बरसात। नगर पालिका में बोर्ड की बैठक है, लेकिन बैठक में चर्चा की जगह खूब घूसे चले। थोड़ी ही देर में बोर्ड की इस बैठक में अफरा तफरी मच गई। बैठक की मुख्य वजह क्या थी, इस चर्चा में शामिल लोग ये भी भूल गए। ये तस्वीरें जसपुर के नगर पालिका बोर्ड की बैठक की है।
जहां विकास के लिए प्रस्ताव पास होने थे, तभी सभासदों और पालिका कर्मचारियों के बीच मारपीट शुरू हो गई। हालांकि बाद में बैठक में प्रस्तावों में हाउस टैक्स लगाने से लेकर सौंदर्यीकरण और उसके साथ साथ नगर की सफाई कराने के अलावा सभी प्रस्ताव पारित कर दिए गए। तो बाद में बहस और कहासुनी को भी सुलझा लिया गया। बर्फ से ढकी वादियां और उसके बीच छोटी सी ये सड़क मनाली लेह मार्ग है, जो अब छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। मनाली लेह मार्ग को बारालाचा दर्रे से खोला गया है, जहां सिर्फ छोटे वाहनों को ही जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन इस रास्ते को भी निश्चित समय के लिए ही खोला गया है। प्रशासन के मुताबिक बारालाचा दर्रे से छोटे वाहन सिर्फ दोपहर 1 बजे तक ही जा सकेंगे। इसके बाद कोई वाहन इस रास्ते से नहीं गुजर सकेगा। इसके साथ ही प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि ट्रक और 2 पहिए वाहनों के जाने पर फिलहाल पाबंदी रहेगी। हालांकि प्रशासन ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में मार्गों की स्थिति सही रहेगी तो ट्रक और 2 पहिया वाहनों की आवाजाही शुरू होगी। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हुए हमले पर सियासत कर तस्वीरें दिल्ली की, जब किरीट सोमैया समेत 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करने पहुंचा और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सरकार की शिकायत की। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर केंद्रीय गृह सचिव से वार्ता की कि किरीट सोमैया की गाड़ी चलाने वाले कमांडो के खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज की गई। उन्होंने इसकी जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमलों के मामले को भी केंद्रीय गृह सचिव के सामने उठाया गया। किरीट सोमैया ने बताया कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सांसदों और विधायकों को धमकी दी जा रही है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह सचिव से मांग की कि एक टीम मुंबई भेजी जाए और इन मामलों की जांच करवाई जाए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 आरोपी तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से 470 किलोग्राम हेरोइन और 550 ग्राम मेटाफाइन जब्त हुआ है। बरामद ड्रग्स का बाजार मूल्य करीब 6 करोड़ रुपए है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि पकड़े गए आरोपी नाइजीरियन निवासी हैं और पिछले कई सालों से दिल्ली में रह रहे हैं। एक बड़े गैंग के ये दोनों सदस्य हैं और पिछले कई सालों से दिल्ली एनसीआर और यूपी के अलग अलग इलाकों में नशा बेचने का धंधा करते हैं। पुलिस अब इन आरोपियों के जरिए नशे के बड़े सौदागरों और मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आज टीम इंडिया के क्रिकेट टीम के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन को ऐसे ही सेलिब्रेट किया गया और ये वानखेड़े स्टेडियम है, जहां 35,000 लोगों से पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और इस मौके पर सभी मास्टर ब्लास्टर के जन्मदिन की हार्दिक बधाई दे रहे हैं। मौका था और दस्तूर भी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सितारों का मेला लगा तो परिवार संग मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी भी पहुंची और फैंस ने मनाया सचिन तेंदुलकर का बर्थडे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का ये 49वां जन्मदिन है। टाइम्स ऑफ भारत की तरफ से भी सचिन को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। राजस्थान के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के विरोध में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च में बच्चे, बूढ़े, हर कोई शामिल हुआ। अब इलाके में हर कोई शिव मंदिर को दोबारा बनाए जाने की अपील कर रहा है। दरअसल राजस्थान के अलवर में करीब 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ दिया गया था। अब इसे लेकर राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज का, जो महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, हमारे घर आने वालों का हमेशा स्वागत है, लेकिन दादागिरी करने वालों की दादागिरी निकाल देंगे। हमें दादागिरी निकालनी आती है। यह बात सीएम उद्धव ठाकरे ने कही। मैं आपके घर आना चाहता हूं, कुछ तो आपको बताना चाहता हूं। आइए, जरूर आइए, आगत स्वागत आम्ही करू, पण दादागिरी करून याल
तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे. म्हणून मला जास्त काही बोलायचं नाही आहे. लवकरात लवकर माझा इरादा आहे एक जाहीर सभा घ्यायची, कारण हल्ली सभेचं पेव करोना गेला असं वाटतंय. पण मी आपल्याला सगळ्यांना पुन्हा एकदा सांगतो की निदान जोपर्यंत महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री क्या हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा पढ़ना, जय हनुमान कहना या हनुमान भक्ति दिखाना पाप हो गया है? और अगर नहीं तो क्या महाराष्ट्र में उद्धवगिरी हो रही है? ये रिपोर्ट इस सवाल का जवाब आपको देगी. अजान, हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर, इसकी लड़ाई अब और बड़ी हो गई है. महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहले से लेकर दो भाइयों उद्धव और राज ठाकरे में तकरार हुई. अब उद्धव सरकार और बीजेपी में जंग हो रही है. हद तो तब हो गई जब सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को राजद्रोह का केस लगाकर अंदर कर दिया गया. हुआ बस इतना था कि सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने सीएम उद्धव के घर यानी मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया तो उद्धव की पुलिस ने उन्हें घर में ही कैद कर लिया. बाद में थाने ले गई. कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. बात यहीं खत्म नहीं हुई. नवनीत राणा और उनके पति पर देशद्रोह का केस लगा दिया गया. पति पत्नी फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है. नवनीत राणा का कसूर क्या था ये शोध का विषय है, लेकिन उन पर कानूनी कार्रवाई हो गई. अब दूसरी तस्वीर देखिए. नवनीत राणा के विरोध में उनके घर के बाहर शिव सैनिक बवाल करते रहे, हंगामा काटते रहे, लेकिन सिर्फ 16 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया गया, वो भी सामान्य धाराओं में. इन्हें 24 घंटे के अंदर जमानत भी मिल गई. मतलब ये कि जो घर में कैद थे उनके खिलाफ राजद्रोह वाला खेल हो गया. जो सड़क पर तांडव करते रहे उन्हें बेल मिल गई. अब अगर इसे डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या कहा जाए? बीजेपी इस मसले को लेकर उद्धव सरकार पर हमलावर है. वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री राजद्रोह का केस लगाने के पीछे की वजह बता रहे हैं. जरा सुनिए. हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला को नामोहराम करने के लिए, एक महिला को पस्त करने के लिए हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता है, आने जाने वाले के ऊपर हमला किया जाता है, उनके घर में पुलिस भेजकर उनको अरेस्ट किया जाता है. और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है. अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा. हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए. तो क्या लगता है उनको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अरेस्ट किया है? उसके लिए नहीं अरेस्ट किया उनको. उन्होंने जो जो स्टेटमेंट की है अशांति फैलाने के लिए. पर अशांति तो वहाँ पे जो गुंडागर्दी हुई थी उनके खार रेजिडेंस के अंदर, जहाँ पे स्लोगनेरिंग हुई थी, जहाँ उन्हें बंटी पबली बोला गया था. देखिए उनको नोटिस दिया था जब वो अमरावती में थे. यहाँ भी उनको नोटिस दिया था. जानबूझ के इन्होंने पुलिस का आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई. ऐसा कोई पुलिस अपना काम कर रही है. ऐसा जानबूझ के किसी के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है. अभी बीजेपी के कितने नेता हैं, लेकिन 2-4 नेता अगर ऐसा एकदम अशांति निर्माण करने के लिए कृत्य करेंगे और पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या पुलिस चुप बैठेगी? सामना में शिवसेना ने एक लेख लिखा है जिसमें नवनीत राणा को लोकसभा स्पीकर के घर, पीएम हाउस और गृह मंत्री अमित शाह के घर हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी गई है. एनसीपी नेता फहमीदा हसन ने भी गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पीएम आवास पर हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मांगी है. कुल मिलाकर राजनीति चरम पर है, लेकिन इन सब के बीच जेल में बंद नवनीत राणा ने पुलिस पर जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही गंभीर हैं.
नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा है उनके साथ बदसलूकी की गई, टॉयलेट तक नहीं जाने दिया गया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। जाहिर है अब नवनीत राणा के मामले के बाद उद्धव सरकार बैकफुट पर है। ये मसला और भी बढ़ने वाला है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और वीडियो ब्रेकिंग बाद न्यूज नॉन स्टॉप में वक्त हो चला है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखने का, लेकिन फटाफट अंदाज। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, हमारे घर आने वालों का हमेशा स्वागत, दादागिरी करने वालों की दादागिरी निकाल दे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, हमारे घर आने वालों का हमेशा हम स्वागत करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए लेकिन उसका तरीका है। हनुमान चालीसा विवाद पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, घर पर हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ते, कानून व्यवस्था क्यों बिगाड़ते हो। हाईकोर्ट से नवनीत राणा की अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा सार्वजनिक जीवन वालों की जिम्मेदारी ज्यादा, राज्य सरकार कार्रवाई से 72 घंटे पहले सूचना दे। नवनीत और रवि राणा ने मुंबई की सेशन कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दी, कल होगी सुनवाई। नवनीत राणा का मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप, मेरे खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल, मुझे बाथरूम तक जाने नहीं दिया गया। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर से की शिकायत, हनुमान चालीसा पढ़ना सीएम के खिलाफ नहीं था, किसी की धार्मिक भावना भड़काना नहीं चाहती। नवनीत राणा की शिकायत पर लोकसभा सचिवालय ने लिया संज्ञान, गृह मंत्रालय से महाराष्ट्र सरकार से 24 घंटे में जवाब मांगने को कहा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह तो राजद्रोह करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा राजद्रोह का केस लगना हास्यास्पद, बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। हनुमान चालीसा पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा महाराष्ट्र में नहीं पढ़ेंगे हनुमान चालीसा तो क्या पाकिस्तान में पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा से इतनी नफरत क्यों है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा फडणवीस हिटलर से एक कदम आगे हैं, फडणवीस जी को मीटिंग में होना चाहिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की सफाई, कहा लोगों के घरों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना गलत है। किरीट सोमैया पर हमले के मामले में मुंबई के पूर्व मेयर विश्वनाथ महादेश्वर गिरफ्तार, 3 और लोगों की गिरफ्तार। नित्यानंद राय से मिलने के बाद किरीट सोमैया का बयान, कहा गृह राज्य मंत्री ने मामले पर रिपोर्ट मंगवाने का आश्वासन दिया है। किरीट सोमैया के खिलाफ दर्ज मामले में आया सामने, सोमैया की गाड़ी पर फेंके गए पत्थर, बोतलें, चप्पल फेंकने का जिक्र नहीं। कल पुलिस अधिकारियों की शिकायत करेंगे किरीट सोमैया, अपने नाम पर की गई एफआईआर से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। नवनीत राणा पर विवादित बयान देने पर बोले विजय वट्टेटीवार, कहा हमें हनुमान चालीसा से एतराज नहीं, लेकिन किसी के घर के बाहर चालीसा का पाठ करना राजनीति है। सामना में शिवसेना ने कहा कि हिंदुत्व हंगामा नहीं, एक संस्कार है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो मोदी और शाह के घर पर जाए। मुंबई में लाउडस्पीकर मुद्दे पर ऑल पार्टी मीटिंग हुई, बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, गृह मंत्री रहे मौजूद सीएम ठाकरे नहीं हुए शामिल। मुंबई में ऑल पार्टी मीट में देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे भी शामिल नहीं हुए। देवेंद्र फडणवीस ने गृह सचिव को लिखी चिट्ठी, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की शिकायत की। भोपाल में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के समर्थन में आई कांग्रेस, जीतू पटवारी ने कहा लाउडस्पीकर से चालीसा का पाठ गलत नहीं। लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा और अजान पर बोली प्रज्ञा ठाकुर, कहा बिना किसी को परेशान किए साधु सन्यासी भी करते हैं पूजा अर्चना। प्रशांत किशोर का कांग्रेस को प्रेजेंटेशन, कहा गांधी परिवार से ना हो, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यूपीए अध्यक्ष की भूमिका में रहे। 2024 में कांग्रेस की जीत के लिए पीके का प्लान, कांग्रेस को नए रूप से जनता के सामने जाना होगा, पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों को लाना होगा। पीके ने बताया कांग्रेस का ग्राफ कैसे नीचे आया, कांग्रेस अपनी विरासत आगे नहीं बढ़ा पाई, मीडिया और जनता तक प्रभावी पहुंच बनानी होगी। प्रशांत किशोर को बनाया जा सकता है कांग्रेस विनिंग इंडिया 2024 का कंसल्टेंट। कांग्रेस ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 बनाया, प्रशांत किशोर ने दिया था प्रपोजल। कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक कल, केवी थॉमस और सुनील जाखड़ पर फैसला लेगी कमेटी। कांग्रेस से हार्दिक पटेल की नाराजगी खुलकर सामने आई, व्हाट्सएप की डीपी में भगवा गमछे वाली तस्वीर लगाई, राम मंदिर पर बीजेपी की तारीफ कर चुके हैं हार्दिक। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल के साथ सोनिया गांधी की बैठक, सोनिया गांधी ने नेताओं के नाम जल्द भेजने के निर्देश दिए। दिल्ली में सत्य निकेतन में गिरी निर्माणाधीन बिल्डिंग, मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत।
दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में निर्माणाधीन इमारत में फंसे 5 युवक को निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर, राहत और बचाव काम चल रहा है। दिल्ली में पीएम मोदी ने किया रायसीना डायलॉग का शुभारंभ। चुनौतीपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर 3 दिन तक होगा मंथन। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष हैं मुख्य अतिथि। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में 16 यूट्यूब चैनल ब्लॉक। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कार्रवाई। 6 पाकिस्तानी चैनल भी शामिल। पीएम मोदी 28 अप्रैल को असम का दौरा करेंगे। डिब्रूगढ़ में 7 नए कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान दिल्ली दौरे पर। सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ कालका जी का BR अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस देखा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान। कहा केजरीवाल को हिमाचल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कॉम सिविल कोड पर बोले तेजस्वी यादव। कहा अगर ऐसा कानून लाया गया तो संसद में करेंगे विरोध। जल्द ही आरजेडी से इस्तीफा देंगे तेज प्रताप यादव। पिता लालू यादव से मिलकर देंगे इस्तीफा। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को मिली जमानत। असम की कोकराझार कोर्ट से जमानत मिली है। दूसरे केस में जिग्नेश दोबारा गिरफ्तार हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतीक अहमद को झटका। MP MLA कोर्ट ने 2 मामले में मिली जमानत को किया रद्द। आजम खान से मिलने के बाद बोले आचार्य प्रमोद कृष्णन। कहा आजम खान का सबसे बड़ा गुनाह यह है कि वो मुसलमान है। अलवर गए डीएम और एसपी को झेलना पड़ सकता है। जनता का आक्रोश। स्थानीय लोगों ने विरोध किया। खरगोन में हिंसा आगजनी की घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। उपद्रवियों से कोई भी वस्तु नहीं लेने का लोग ले रहे संकल्प। देवबंद में भूमाफिया पर चलेगा बुलडोजर। प्रशासन ने 69,000 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की। 457 जगहों पर भूमाफिया का कब्जा। यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। लाउडस्पीकर पर हाईकोर्ट के आदेश का पालन। हमने 125 लाउडस्पीकर उतारे। यूपी में बड़े अपराधियों की बढ़ाई जाएगी सूची। 25 की जगह अब सूची में 50 अपराधियों के नाम होंगे। दिल्ली के बटला हाउस इलाके की झुग्गियों में भीषण आग। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। 5 जानवर आग में जिंदा चले। जयपुर के जोटवाड़ा में चैन की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में फैजाबाद रोड पर एक कार के शोरूम में लगी भीषण आग। शोरूम की 3री मंजिल पर फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नागपुर के ग्रामीण इलाके में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग। एक बुजुर्ग की मौत। पालघर के नाला सुपारा इलाके में दुकान में लगी आग। पार्किंग में खड़ी 40 गाड़ियां आग की चपेट में आई। आंध्र प्रदेश में माओवादियों ने बस को जलाया। मामले में जांच जारी। कन्नौज के गिरीश आनंद PG कॉलेज के पास सड़क हादसा। कई लोग जख्मी। जम्मू से सरपंचों को वापस कश्मीर ले जा रही है SRTC बस। बारामूला में दुर्घटनाग्रस्त। एक सरपंच की मौत, 4 जख्मी। असम में अलकायदा से जुड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़। पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर का भगवान श्रीराम पर विवादित बयान। यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर को पद से हटाया। जालौर में विशेष जाति के दंपति को मंदिर में जाने से रोका। मंदिर पर पुजारी गिरफ्तार। गुजरात के तापी में धर्म परिवर्तन का मामला। 2 युवतियों को जबरन हिंदू से ईसाई बनाने के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कर्नाटक में हिजाब के बाद बाइबल पर विवाद। बेंगलुरु के एक स्कूल में बाइबल लाना जरूरी। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। महाराष्ट्र के सांगली में चोरों ने लूटा ATM। घटना का वीडियो CCTV में कैद। 27 लाख की लूट। मेरठ में चाचा ने चाकू मारकर की भतीजे की हत्या। CCTV कैमरे में कैद हुई वारदात। आसपास मौजूद कई लोग देखते रहे। दौसा में तालाब में मिला महिला का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के कड़कड़ुमा कोर्ट में झड़प। पुलिस और वकीलों के बीच हुई मारपीट। सागर में भीम आर्मी की बाइक रैली में शामिल युवक की मौत। गाय से टकराकर गिरने से मौत हुई। बंगाल के नादिया में महज 200 रुपए के लालच में आया किसान। चांदी और दवाइयों के साथ BSF ने किया गिरफ्तार। गुजरात ATS के साथ मिलकर इंडियन कोस्ट गार्ड ने भारतीय सीमा में पकड़ी पाक बोट अलहज। 9 गिरफ्तार। बिहार में मैनाटाण को नरकटियागंज से जोड़ने वाला पुल 10 साल से जर्जर। 25 वर्ष पहले पुल का निर्माण हुआ था। अटारी बॉर्डर पर कस्टम विभाग ने पकड़ी 102 किलो हेरोइन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 700 करोड़ बताई जा रही है कीमत। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़। 3 नाजियन गिरफ्तार। 6 करोड़ की ड्रग्स की जांच होगी। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के खिलाफ याचिकाओं पर होगी सुनवाई। CGI ने कहा जुलाई में करेंगे
सूचीबद्ध पीठ का होगा पुनर्गठन। छोटे वाहनों के खुला मनाली लेह मार्ग हर रोज दोपहर 1 बजे तक जा सकेंगे वाहन। दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके में हैंड ग्रेनेड मिलने की सूचना के बाद फैली सनसनी। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर इलाके की घेराबंदी की गई। चंडीगढ़ में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। बढ़ते कोरोना केस के चलते प्रशासन ने फैसला लिया। झारखंड के सभी स्कूलों में होगा कोरोना का टेस्ट। स्कूलों में किसी भी तरह के कार्यक्रम पर रोक। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में अब 18 से 59 साल तक के लोगों को फ्री में लगेगी कोविड की बूस्टर डोज। कर्नाटक में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना जरूरी। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते लिया गया फैसला। दिल्ली में कोरोना के एक दिन में 1011 नए मामले दर्ज। बीते 24 घंटे में 1 की मौत। बिहार के नालंदा सैनिक स्कूल में 83 बच्चों के बीमार होने से अफरा तफरी। फूड पॉइजनिंग और डिहाइड्रेशन के कारण बीमार हुए बच्चे। अब एलन मस्क का हो जाएगा ट्विटर। कंपनी को खरीदने के लिए बातचीत अंतिम दौर में। करीब 3,273 अरब रुपए में ट्विटर को खरीद सकते हैं एलन मस्क। नौसेना कमांडर्स का सम्मेलन दिल्ली में शुरू। 4 दिन तक चलेगा सम्मेलन। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री भी करेंगे संबोधित। जयशंकर ने यूरोपीय संघ के अध्यक्ष से बातचीत की। यूक्रेन मुद्दे पर भी चर्चा हुई। यूएस इंडो पैसिफिक कमान के प्रमुख भारत के दौरे पर। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारत इजराइल राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर बोली मीनाक्षी लेखी, भारत इजराइल की मित्रता हमेशा ऐसे ही बनी रहे। जल्दी पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ। सरकार ने नया पासपोर्ट जारी किया। अभी लंदन में है पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ। रूस ने बॉर्डर पर तैनात किया स्कंदर मिसाइल सिस्टम। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के मारिउपोल में रूस का हमला जारी। मारिउपोल में रूस ने दागे UR-77 मिसाइल। धमाके में कई इमारतें तबाह हो गई। रूस ने मारिउपोल के आसपास युद्ध विराम की घोषणा की। यूक्रेन ने इस दावे को खारिज कर दिया। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में लेबनान पर दागी मिसाइल। इजराइल की सेना ने दी जानकारी। केएल राहुल पर धीमी ओवर गति के लिए 24 लाख रुपए का जुर्माना। दूसरी बार राहुल पर जुर्माना लगा है। भारती सिंह ने शेयर की बेटे की पहली झलक। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म की रिलीज डेट आई सामने। 10 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सीपीएफसी के अध्यक्ष प्रसून जोशी की मां सुषमा जोशी का निधन। उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने जताया शोक। लॉकअप शो की होस्ट कंगना रनौत ने किया बड़ा खुलासा। बचपन में हुई थी सेक्सुअल हैरेसमेंट के शिकार। रश्मिका मंदाना को मुंबई में देख क्रेजी हुए फैन सेल्फी के लिए करने लगे धक्का मुक्की। प्रतीक गांधी का मुंबई पुलिस पर बेइज्जत करने का आरोप। बोले खींचकर गोदाम में बंद कर दिया। एक बार फिर हैप्पी बर्थडे सचिन से गूंजा वानखेड़े स्टेडियम। 35,000 लोगों ने आईपीएल मैच के दौरान एक साथ गाया हैप्पी बर्थडे टू यू सचिन। और देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें आपने देख ली, लेकिन अभी भी बहुत सारी बड़ी खबरें बाकी हैं। देश में कोविड फिर से डबल स्पीड से बढ़ रहा है। एक हफ्ते में कोरोना केस दुगने हो गए हैं। देखिए कहां कितना आंकड़ा है और आपको कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है। तस्वीरें भुलाई नहीं भूलती। खौफनाक मंजर आज भी सभी के जहन में ताजा है। कोरोना की दूसरी लहर हिंदुस्तान में सुनामी की तरह आई, जिससे हजारों लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए। एक साल पहले इस समय देश कोरोना की दूसरी लहर से गुजर रहा था। देश के हर शहर, हर जिले में लाखों लोग अस्पतालों में भर्ती थे। लेकिन लाखों लोग इस वायरस को मात नहीं दे पाए और जिंदगी की जंग हार गए। जो लोग कोरोना को हराकर अस्पताल से घर लौट आए, उन्हें नया जीवन तो मिला, लेकिन एक साल के बाद भी वो लोग पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। आज भी कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स उनके लिए बड़ी परेशानी बने हुए हैं। यूके में हुई ताजा रिसर्च के मुताबिक दूसरी लहर के दौरान अस्पताल में एडमिट हुए सिर्फ 29% लोग ही पूरी तरह से ठीक हो पाए। 7 महीने पहले तक ये आंकड़ा 26% का था, जो अब बढ़कर 28.9 तक ही पहुंचा है। यानी 71% लोग आज भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं, और ये आंकड़ा सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का है। अब आप सोच रहे होंगे कि आंकड़ा हम आज क्यों आपको दिखा रहे हैं।
all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. इसके अलावा कई अन्य वेरिएंट जैसे XC, BA.4 और BA.5 भी पाए गए। इनमें से XC वेरिएंट सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोविड के मामलों में तेजी से उछाल आया है। पिछले 6 दिन में 6000 से ज्यादा मामले सामने आए, यानी औसतन हर रोज 1000 से ज्यादा केस। कोविड की तीसरी लहर जरूर आई, लेकिन ये दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं थी। कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि कोरोना अब सर्दी बुखार की तरह हो गया है, लेकिन ये फैलेगा जरूर, लेकिन ये जानलेवा नहीं होगा। अगर आप एक बार फिर इस महामारी को लेकर सावधान हो जाएंगे तो ये बढ़ते हुए मामले जरूर कम हो सकते हैं। और अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं तो आपको कोई भी मदद करने नहीं आएगा। आखिर क्यों? देखिए मेरठ की ये वारदात और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। सड़क पर 3 लोग एक शख्स को पकड़े हुए हैं और एक शख्स लगातार नहीं झुका पाए, लेकिन अब अगली तस्वीर देखिए। हमलावरों के फरार होने के बाद भी यह शख्स सड़क पर खून से लथपथ पड़ा रहा, लेकिन कोई इसे अस्पताल तक नहीं ले गया। सड़क पर भीड़ थी, नमाज के बाद लोगों का जमावड़ा था, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, बस वीडियो बनाते रहे। काफी देर बाद जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सवाल उठता है कि आखिर यह हमलावर कौन है, हमला क्यों हुआ? तो ये पूरी कहानी पुलिस से ही सुनिए। आज दोपहर में ये घटना हो गई है। चूंकि इनके परिवार के ये निकट सदस्य हैं, इनको तलाश किया जा रहा है। हमारी 4 टीमें इस पर लगी हुई हैं और बहुत जल्दी इसमें हमको सफलता मिलने की संभावना है। बहुत जल्दी ही हम इन मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे। सीसीटीवी की फुटेज से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, उस पर यह भी देखेंगे कि इनके साथ में कोई और व्यक्ति भी थे क्या, या और कौन से कारण है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि बीच सड़क ये तांडव चलता रहा और पुलिस को आने में इतनी देरी कैसे हो गई, इलाज में देरी हो गई और इस शख्स ने दम तोड़ दी। इससे यह भी समझ आता है कि यूपी में अपराधियों में एक बार फिर से कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है। मेरठ से नईम सैफी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जहांगीरपुरी हिंसा के गुनहगारों को स्मार्ट पुलिसिंग से पकड़ेगी। कैसे, ये रिपोर्ट आपको बताने जा रही है। जहांगीरपुरी हिंसा को हुए पूरे 9 दिन हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले में लगातार तमाम खुलासे कर रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाई है, जिनकी पुलिस कस्टडी अभी भी जारी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की करीब 14 टीमें जहांगीरपुरी हिंसा की जांच कर रही हैं।
साथ ही स्पेशल सेल की IFSO यूनिट को भी जहांगीरपुरी हिंसा की जांच में शामिल किया गया। IFSO यानी इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस दिल्ली पुलिस की स्मार्ट पुलिसिंग की वो यूनिट जो तकनीकी रूप से बेहद मजबूत है। 16 अप्रैल को हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि यह हिंसा संगठित और सुनियोजित थी। अब दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती है उन लोगों का चेहरा बेनकाब करने की जिन्होंने हिंसा के लिए भीड़ को इकट्ठा किया और भड़काया। जहांगीरपुरी में हिंसा जिन लोगों ने भड़काई उनकी पहचान के लिए पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त किए। इन सभी मोबाइल फोन्स को IFSO के पास भेजा गया। अब इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस आरोपियों के फोन का साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे। अपने एनालिसिस में IFSO के अधिकारी ये जांच करने की कोशिश करेंगे कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए किन के संपर्क में थे। क्या इन्होंने भीड़ को संगठित करने के लिए किसी नेटवर्किंग ऐप पर ग्रुप बना रखा था, क्योंकि पुलिस के रडार में इस इलाके के 20 से ज्यादा गैंगस्टर हैं जो हाल ही में जेलों से बाहर आए हैं। IFSO के पास खास तकनीक है कि अगर इन आरोपियों ने अपने फोन का डेटा डिलीट भी किया होगा तो उस डेटा को IFSO की एक्सपर्ट टीम रीस्टोर करके उस डेटा की जांच कर सकती है और देख सकती है कि 16 अप्रैल से पहले आरोपी किस ग्रुप में एक्टिव थे और क्या इस ग्रुप में हिंसा को लेकर चर्चा और प्लानिंग की जा रही थी। मोबाइल का डंप डाटा, जो सस्पेक्ट लोग हैं उनकी मोबाइल की लोकेशन, ये सब चीज़ें आजकल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो गई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये पुलिस को भी थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि CCTV फुटेज और वीडियो फुटेज जितने भी मिली थी उनको पुलिस को उनको एक एक करके लोगों को आइडेंटिफाई करना इजी हो गया है कौन आदमी है, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है कि कैमरा झूठ नहीं बोलता है, फोटो झूठ नहीं बोलते हैं। तो जितने फोटोग्राफ्स और CCTV फुटेज जो पुलिस को मिले हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उनको एनालिसिस करने के बाद में सच्चाई पता लगने में बहुत मदद मिलती है। पुलिस की जांच के रडार पर खास तौर पर वो आरोपी जिन पर रासुका यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है। ये आरोपी हैं अंसार, दिलशाद, अहीर, सलीम और सोनू शेख। साथ ही गुल्ली उर्फ रसूल जिसने हिंसा के दौरान गोली चलाने वाले नाबालिग और सोनू को हथियार दिए। इन सब के मोबाइल फोन की जांच अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की यूनिट IFSO कर रही है। इनके फोन की जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आ रहा है ये घटना सुनियोजित थी और उस दौरान इस इलाके में बहुत सारे गैंगस्टर सक्रिय थे। इन गैंगस्टर को किसने और कैसे सक्रिय किया, इन कड़ियों को जोड़ना बेहद जरूरी है। इसलिए इन आरोपियों के मोबाइल फोन खंगाले जा रहे हैं। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकवादियों के ट्रक वाला टेरर कनेक्शन सामने आया है। क्या पूरा मामला, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। ये जम्मू के शुंजुआ इलाके में शुक्रवार को हुए हमले की तस्वीरें हैं। ये नाकाम हमला जैश ए मोहम्मद ने कराया था। सीमा से घुसपैठ करके आए जैश के 2 आतंकियों ने इसे अंजाम दिया था। इस हमले के 2 दिन बाद ही यानी रविवार को शुंजुआ से 17 किलोमीटर दूर पल्ली गांव में PM मोदी की रैली होनी थी। टाइम्स नाउ नवभारत ने खबर ब्रेक की थी कि आतंकियों का पुलवामा पार्ट 2 करने के पीछे का मकसद PM मोदी की रैली को रद्द कराना था। टाइम्स नाउ नवभारत ने इस खबर को दिखाने के बाद साजिश की तह तक जाने का प्लान बनाया और इसी छानबीन के दरमियान टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता प्रदीप दत्ता को वो ट्रक भी मिला जिसमें छिपकर सुसाइड जैकेट पहने जैश के दोनों आतंकी सारे सुरक्षा चक्र को चकमा देते हुए शुंजुआ पहुंचे थे। उस गाड़ी में बैठ जाते हैं, चारों तरफ अगर आप देखेंगे गाड़ी की खाली जो है सब्जी के कार्टन रखे हुए हैं और उसके अंदर वो कैविटी बना के बैठ जाते हैं ताकि कोई भी अगर नाका जब ये गाड़ी क्रॉस करे उन्हें बिल्कुल भी शक शुबा ना हो कि इसके अंदर आतंकवादी बैठे हैं। ये पहली बार ऐसा तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया है, बहुत बार ये तरीका इस्तेमाल किया गया है। पहले भी जब उमर शेख जिन्होंने कि पुलवामा बॉम्बिंग के जो मास्टरमाइंड बताते जाते हैं और मसूद अजहर के रिश्तेदार भतीजे हैं, वो भी इसी तरीके से सांबा सेक्टर से आए थे, लेकिन उस बार जो ट्रक
ऑनर था वो नेंगरू था, लेकिन इस बार जो ट्रक ड्राइवर और ट्रक ओनर है उसका नाम है बिलाल वागे। उनके साथ मोहम्मद चौपान थे जो को ड्राइवर थे। आप देखिए वो ट्रक में आते हैं और सफ़र करते हैं, सांबा से सपवाल इलाके से होते हुए वो पहुंच जाते हैं सुंजवा के इलाके में। 22 अप्रैल को इस ट्रक के ड्राइवर बिलाल वागे ने दोनों आतंकियों को सुजवा पहुंचाने में मदद की थी। ये रही बिलाल वागे की तस्वीर, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। और सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि बिलाल ने आतंकियों को ट्रक में छिपाने के लिए एक कैविटी बनाई हुई थी। इसके लिए उसने अपने सहायक ड्राइवर की मदद ली थी। सुजवा में आतंकियों को पहुंचाने के बाद शेल्टर देने का जिम्मा इस चेहरे को सौंपा गया था। नाम शफीक अहमद, और शफीक को सीमा पार बैठे जैश के कमांडर से हिदायत मिली थी कि वो इन आतंकियों को सुरक्षा बलों के ऐसे ठिकानों पर ले जाएं जिससे यह आतंकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सकें, ताकि जम्मू में होने वाली पीएम मोदी की रैली सरकार को रद्द करनी पड़े। सुजवा में उनको इंस्ट्रक्शन दी गई होती है शफीक अहमद कि उन्हें वहाँ पे उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करना है। शफीक अहमद को कहा गया होता है कि आपको इनको एक सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन में लेके जाना है ताकि ये वहाँ पे जितनी ज़्यादा बड़ी कार्रवाई कर सकें, जितने ज़्यादा लोगों का नुकसान कर सकें तो कर सकें, क्योंकि ये चाहते थे कि जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि एक बात जो है पाकिस्तान को पच नहीं रही है, वो है जो रास्ते आ रही है, वो है अमन, शांति, पीस, डेवलपमेंट। और यही एक वजह है कि लगातार वो अमन को, शांति को भंग करने के लिए ऐसी कार्रवाइयां करते हैं। आप देखिए कि इस बार भी पूरी तरह से वही वैसी ही कार्रवाई करने की उनकी कोशिश थी और इस बार उन्होंने इस ट्रक का इस्तेमाल किया। हालांकि पाकिस्तान सुजवा में अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। आतंकी पुलवामा पार्ट 2 जैसा कुछ कर पाते, उससे पहले ही जहन्नुम पहुंचा दिए गए। लेकिन यहाँ सवाल फिर से वही है, क्या पाकिस्तान को मोदी के इस एक बटन दबाने की जानकारी पहले ही हो चुकी थी? क्या पाकिस्तान को ये पता चल चुका था कि जम्मू में मोदी पंचों से संवाद करने के साथ साथ चिनाब नदी पर बनने वाले रतले पावर प्रोजेक्ट और क्वार पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने आ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को आगे चलकर पानी की भयंकर मार पड़ सकती है? और इसीलिए पाकिस्तान ने ये बड़ी आतंकी साजिश रची। जवाब हमें नहीं मालूम, लेकिन मोदी की रैली और आतंकी हमले के बीच की जो पूरी कड़ी जुड़ती है वो इसका इशारा जरूर करती है। प्रदीप दत्ता, जम्मू, टाइम्स नाउ, नवभारत। और न्यूज नॉन स्टॉप में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल फिर से आऊंगा ढेर सारी ब्रेकिंग और बहुत सारी नई खबरों के साथ।